Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड और बीए के स्टूडेंट्स, एमए के स्टूडेंट्स और इफ़ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबके लिए ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले से थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में. तो इनका टाइम पीरियड है 1772 से लेकर 1785 सीई तक. तो जिस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क के तौर पर आए थे इंडिया में, उसी तरीके से आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स भी एक क्लर्क के तौर पर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में. और जब ये इंडिया में आए थे उस समय पे इनकी एज थी 18. इन द ईयर 1750 में ये आते हैं और उसके बाद काफ़ी काम करते हैं ये. और उसके बाद ही ऑल्सो बिकेम अ मेंबर ऑफ द कैलकाटा काउंसिल इन 1761. इनके हार्डवर्क की वजह से ये काउंसिल के मेंबर भी बन जाते हैं. उसके बाद ये 1764 में जो है वापस इंग्लैंड चले जाते हैं. एंड जब सेकंड टाइम ये जो है इंडिया में आते हैं सो ही वाज अपॉइंटेड एज सेकंड इन काउंसिल एट मेड्रॉस. एंड इसके बाद वो अपने हार्डवर्क से अगेन जो भी उन्होंने काम किए हैं उसकी वजह से जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं इन 1772. और 1772 तक वो गवर्नर ऑफ बंगाल रहते हैं. एंड ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. और आगे चलकर आप देखेंगे ही in the year 1774 he became the first governor general of बंगाल. तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 का, उसके बाद जो है ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चंस में या कॉम्पिटिटिव में आपको ये पूछ लिया जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. सो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स. आप देखिए जो इंडिया में इनका करियर है उसको हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है 1772 से 74 जहाँ पे एक बंगाल के गवर्नर के तौर पर रहते हैं. दूसरा है 1774 से 1776 जहाँ पे ये गवर्नर जनरल रहते हैं, जहाँ पे आप देखोगे जो इनकी काउंसिल है उसमें मेजॉरिटी जो लोग थे वो इनकी तरफ हॉस्टाइल थे. नेक्स्ट जो थर्ड पीरियड है ये है 1776 से 1789 तक. यहाँ पे ये गवर्नर जनरल रहते हैं और यहाँ पे जो मेजॉरिटी है काउंसिल के मेंबर्स की वो इनके सपोर्ट में रहते हैं. ठीक है. और जो गवर्नमेंट है वो इनके सुप्रीम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलती है. ये तो हो गया थोड़ा सा ब्रीफली कि वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे. इनको हम इंडिया में किस तीन पीरियड में इनको हम स्टडी कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनते हैं तो उनके सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थे. व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ही फेस्ड व्हेन ही वाज द गवर्नर जनरल. तो इसमें हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, इंटरनल डिफ़िकल्टीज़ और एक्सटर्नल डिफ़िकल्टीज़. तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल डिफ़िकल्टीज़ की. तो पहले हम देखते हैं इसमें ये जो पहला पॉइंट है, द कंपनी वाज इन अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल बैंकरप्सी. तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर जनरल बनते हैं और या आप देखेंगे गवर्नर होते हैं 1772 में, तो इनके सामने काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल कंडीशन की. तो आप देखोगे जो फाइनेंशियल कंडीशन थी कंपनी की इट वाज होपलेस, और जो रेवेन्यू था कंपनी का इट वाज डिफ्रॉडेड एंड द ट्रेजरी वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी. तो मतलब कंपनी के पास कोई पैसा नहीं था. जो सर्वेंट थे कंपनी के वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे, वो अपने पर्सनल ट्रेड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे रादर देन कंपनी के. तो ये रीज़न था. और आप देखेंगे इस समय पे 1772 में जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पौंड का 10 लाख पौंड का जो है लोन भी मांगा था. और आगे चलकर 1769 से 70 तक आप देखेंगे टेरेबल फेमिन होता है, जिससे कि जो कंपनी की कंडीशन है और ख़राब हो जाती है, उनके जो रेवेन्यू आने थे वो और कम हो जाते हैं. आप देखेंगे तो कंपनी वॉज इन अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल बैंकरप्सी जब वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर या गवर्नर जनरल बनते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ये है रैम्पेंट करप्शन अमंग द कंपनी सर्वेंट. तो जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया, जो कंपनी के सर्वेंट थे वो बहुत ही करप्ट हो गए थे और वो अपने पर्सनल ट्रेड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे. और मतलब जो कंपनी के सर्वेंट थे दे इंजॉयड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. पावर तो पूरी है पर कोई जिम्मेदारी वो अपनी नहीं निभा रहे थे. एंड दे डिड नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, इंस्टेड दे इंडल्ज इन प्राइवेट
ट्रेड। तो एक कंपनी के मेंबर्स, कंपनी का एम्प्लॉय होने के नाते उनकी कुछ ड्यूटीज़ थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और वो सर्वेंट्स अपनी वो बिल्कुल ठीक से नहीं कर रहे थे। रादर वो अपने प्राइवेट ट्रेड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, और उसके बदले फिर वो प्रेजेंट्स रिसीव करते थे। तो बेसिकली वो अपने प्राइवेट वेल्थ पे, प्राइवेट अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में लगे हुए थे। एंड दे ऑल्सो हैड मोनोपोलाइज द सेल ऑफ राइस एंड रियलाइज्ड ह्यूज प्रॉफिट। तो राइस के ट्रेड में उनका मोनोपोली हो गई थी और बहुत प्रॉफिट वो कमा रहे थे। तो एफर्ट यही था वॉरेन हेस्टिंग्स का, उनका यही काम था कि जो ब्राइबरी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो जो ब्राइबरी कर रहे हैं, जो करप्शन है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना है, ठीक है। सो ये इनके सामने एक प्रॉब्लम थी जो उनको सॉल्व करनी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम है द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल हैज़ कॉज्ड कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। सो इसमें क्या हुआ था, जब डुअल गवर्नमेंट आई बंगाल में, सो इट फेल्ड मिजरेबली एज नन फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड गवर्नमेंट। तो मतलब अब क्या था कि जो किंग है, नवाब है बंगाल के, वो करना तो चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन को, या जो बंगाल के लोग हैं उनकी कंडीशन को बेटर करना चाहते थे, बट उनके पास कोई रियल पावर नहीं थी। और दूसरी तौर पर आप देखेंगे सारा का सारा रेवेन्यू जो है कंपनी के पास जा रहा था, पर उनके पास ये पावर थी, बट वो कुछ और भी मतलब कोई डेवलपमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट जो है नहीं करना चाह रहे थे। इसकी वजह से हेस्टिंग्स के जो प्रेडिसेसर्स थे वो भी आप देखोगे, जैसे वेरलिस्ट थे, आर्काटियर थे, जो गवर्नर थे बंगाल के, दे वर मैन ऑफ नो ग्रेट एबिलिटी एंड ड्यूरिंग देयर डेज द एडमिनिस्ट्रेशन हैड गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। तो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था बंगाल का, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ना नवाब इस चीज़ में वो करना चाहते थे, पर उनके पास पावर नहीं थी, और के पास पावर है, जो कि कंपनी है, वो इससे रिलेटेड कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे थे। तो ये एक और ग्रेट प्रॉब्लम थी वॉरेन हेस्टिंग के सामने कि वो किस तरीके से बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। इसमें आप देखेंगे कि जुडिशियल जो है, जस्टिस का जो सिस्टम है, वो भी बहुत बुरी तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड था, ठीक है। और आप देखेंगे जो दीवानी कोर्ट्स ऑफ जस्टिस थे विच एग्जिस्टेड वेरी फेंटली विदाउट एनी कंट्रोल, तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था, कोर्ट भी कोई ढंग से काम नहीं कर रही थी। आप देखोगे जो सदर दीवानी थी और कोर्ट ऑफ अपील थी विच सर्व्ड एज अ चेक एंड अ गार्ड ऑन द रेस्ट हैड बीन अबॉलिश्ड फॉर्मली सिंस लॉन्ग बिफोर। तो जो कि एक्चुअली पे कोर्ट्स के ऊपर नज़र रखती थी सदर दीवानी, उसको ख़त्म कर दिया गया था। इसके साथ साथ जो फौजदारी और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो भी इनफेक्टिव थे। इसकी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम थी। अब देखो, लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, वो कोर्ट पे ही जाएंगे अपील करने, और यहाँ पे कोर्ट कई जगह पे कोर्ट्स है नहीं, और जो हैं वो ढंग से काम नहीं कर रही हैं। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम थी मासेस के लिए, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं वो बहुत सफ़र कर रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लम थी वॉरेन हेस्टिंग्स के आगे जो उनको सॉल्व करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ़िकल्टीज क्रिएटेड बाय द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिसकी वजह से जो है आप देखेंगे कि सपोर्टर्स नहीं रह जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्लेस द गवर्नमेंट इन एन ऑकवर्ड पोजीशन फॉर इट गेव द मेंबर्स ऑफ काउंसिल इक्वल पावर। तो अगर जो भी काउंसिल के मेंबर्स हैं तो सबके पास इक्वल पावर है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, द गवर्नर जनरल हैड टू सबमिट टू द मेजॉरिटी डिसीजन, ठीक है। तो उनकी एक्चुअली कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि अगर वो कुछ अच्छा भी चाहेंगे तो बाकी के जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो उनको आउट वोट कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी। एंड 3 मेंबर्स ऑफ हिज ओन काउंसिल वर हॉस्टाइल टू हिम। तो उनके मेंबर वैसे ही उनका साथ नहीं दे रहे थे। एंड दे अपोज्ड हिम इन ऑल द स्टेट अफेयर्स। तो अगर वॉरेन हेस्टिंग्स कुछ अच्छा भी करना चाह रहे थे तो बाकी के जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनकी इन सारी चीज़ों को खारिज कर दे रहे थे। एंड the governor general could be outvoted and overruled whenever 3 members of this council combined against him। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि काम करना चाह रहे थे बट उनके पास पावर ही नहीं थी कुछ करने की। इसके साथ साथ द कंट्री वॉज इन्फेस्टेड विद रॉबर्स एंड डिकॉइड्स एंड पॉसिटी ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड एबल ऑफिसर्स। तो काफ़ी प्रॉब्लम थी इस समय पे, ठीक है, रॉबर्स, डिकॉइड्स, क्योंकि देखो जब भी एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन या एक एफिशिएंट पावर नहीं होगी सेंटर में तो बहुत ही एनार्की और कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सेम चीज़ हो रही थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे भी। रॉबर्स बढ़ गए थे, डिकॉइड्स बढ़ गए थे, एंड एबल ऑफिसर्स नहीं थे,
एब्सेंस ऑफ रेगुलर और ऑर्गेनाइज जुडिशरी, जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था, हेल्पलेस कंडीशन ऑफ द करेंसी की बहुत बुरी हालत थी, मोस्ट अनसेटिस्फैक्ट्री फाइनेंशियल अफेयर्स वर मेन डिफेक्ट्स ड्रॉबैक्स इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स व्हेन वॉरेन हेस्टिंग्स टुक ओवर एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1772। तो आप देखेंगे कि बहुत बुरी हालत थी उस समय बंगाल की जब ये गवर्नर जनरल बनते हैं। फाइनेंशियल बैंकरप्सी थी, कंपनी के सर्वेंट बहुत करप्ट थे, डुअल गवर्नमेंट की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ढंग से संभाल नहीं रहा था, जस्टिस बिल्कुल अच्छा नहीं था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से गवर्नर जनरल के पास राइट नहीं थे कि वो कुछ अच्छा बदलाव लेके आए। और यहाँ पे हम हेस्टिंग्स के ही वर्ड्स हैं, उसी को मैं कोट करती हूँ, एंड आई कोट, द न्यू गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री कंसिस्ट ऑफ अ कंफ्यूज्ड हीप ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स एज वाइल्ड एज द क्योर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स इस चीज़ को खुद ही हाईलाइट करते हैं। सो ये तो हो गई इंटरनल डिफिकल्टीज। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल डिफिकल्टीज क्या थी एज रिगार्ड्स फॉरेन रिलेशंस इन इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, सो अब देखेंगे पहले मराठा पावर। देखो एक और प्रॉब्लम है वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने कि मराठा पावर धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो रही है। सो द मराठास हु हैड सफर्ड अ डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो तीसरी बैटल हुई थी 1761 सीई में, ठीक है, उसमें आप देखेंगे पेशवा माधव राव जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहे थे एंड दे वर कंटेम्पलेटिंग द, वो अब ये प्लान कर रहे थे कि वो डेक्कन को हराएंगे, उसके बाद अपर इंडिया को हराएंगे रोहिल्लास बाय डिफीटिंग द रोहिल्लास एंड सबजुगेटिंग द राजपूत स्टेट्स एंड जाट चीफ्स। तो एक्चुअली मराठास जो हैं वो सेंटर में, मतलब जैसे कि वो पूरे देश का एक तरीके से आप देखोगे इंडिया का के मालिक बनना चाहते थे, तो उनके एम्बिशंस बहुत हाई थे एंड देयर रियल एम वाज टू रूल ओवर इंडिया एंड टू कंट्रोल इट्स एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द फ्यूजिटिव एंड पपेट मुगल किंग ऑफ दिल्ली शाह आलम टू। तो देखिए इस समय सेंटर पे दिल्ली में कौन बैठा है, मुगल एम्पर शाह आलम टू। तो वो चाहते थे कि उसको इस्तेमाल करके, उसको पपेट की तरह इस्तेमाल करके वो जो है पूरे इंडिया पे रूल करे। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हेस्टिंग्स के सामने, जो मराठा पावर धीरे धीरे राइज कर रही थी इनको क्रश करने की। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे ये शाह आलम टू जो कि मुगल एम्परर हैं। सो मुगल एम्परर हैड लेफ्ट द ब्रिटिश प्रोटेक्शन एंड गॉन ओवर टू द मराठास, क्योंकि अब शाह आलम टू खुद ही मराठास के पास चले गए हैं एंड वो एक पपेट, और मराठास भी यही चाह रहे हैं कि शाह आलम को वो एक पपेट की तरह इस्तेमाल करे। सो द मराठास हु हैड परफेक्ट कंट्रोल ओवर शाह आलम यूज्ड हिज नेम टू एक्सटेंड हिज डोमिनियंस। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी हेस्टिंग्स के सामने। नेक्स्ट हम देखेंगे हैदर अली। सो हैदर अली कौन थे, ये रूलर थे मैसूर के और डेक्कन में, एंड ये भी एक ग्रेट डेंजर थे हेस्टिंग के लिए। जो इंग्लिश डिड नॉट हेल्प हैदर इन द वॉर अगेंस्ट द मराठास। तो जब मराठास के साथ इनकी वॉर होती है, क्योंकि इन्होंने हैदर अली को सपोर्ट नहीं किया, तो हैदर अली भी जो है वो रिवेंज लेना चाहते थे। और लास्टली हम देखेंगे द निज़ाम। सो जो निज़ाम है वो भी चाह रहे थे धीरे धीरे अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए। सो ये अब क्या होता अगर कॉम्बिनेशन हो जाता ऑफ हैदर एंड निज़ाम, ठीक है, फॉर अ कॉमन कॉज कुड नॉट बी इग्नोर्ड बाय अ राइजिंग ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ काफ़ी दुश्मन हैं, मराठाज हैं, शाह आलम है, हैदर अली और निज़ाम हैं। तो ये कुछ एक्सटर्नल डिफ़िकल्टीज थी हेस्टिंग्स के सामने जो उनको सॉल्व करनी थी। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने थी एज अ गवर्नर जनरल। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो रिफॉर्म्स लेकर आए। सो आई होप आपको ये टॉपिक अभी तक मैंने जो कराया वो समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट. Thank you so much once again. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.